चिंता प्रसाद कुल मिलाकर जमा चौथी जमात तक पढ़े थे, पर खानदानी चालाक थे। चिंता प्रसाद के पुरखों ने कमजोर वर्ग के लोगों को भूमिहीन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। चिंता प्रसाद को पैतृक व्यवसाय हाथ नहीं लगने की उम्मीद खत्म हो गई थी। वे बचपन में शहर की ओर भाग चले थे। शहर में आने के बाद उन्हें नौकरी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ा था, जैसे नौकरी उनका इंतजार कर रही थी। कॉलेज की कैंटीन में चिंता प्रसाद को काम मिल गया। तनख्वाह के साथ खाना रहना मुफ्त मिलने लगा। चिंता प्रसाद की तनख्वाह सूखी बच जाती थी। साल भर के चिंता प्रसाद की नौकरी पक्की हो गई थी। हर दूसरे महीने बूढ़े माँ बाप को मनी ऑर्डर भेजने का नियम बना लिया था। चिंता प्रसाद के घर हर दूसरे महीने मनी ऑर्डर की रकम लेकर डाकिया आता। डाकिया आस पास के गांव में चिंता प्रसाद की जिक्र करता फिरता, कहता मुंशी लाल का बेटवा बहुत कमासुत हो गया है। ससुरा चिंतवा शहर भाग तो गया, देखो हर दूसरे महीना 200 का मनी ऑर्डर भेजता है। खैर अच्छा कर रहा है, 200 पर 2 रुपया तो अपनी भी कमाई हो जाती है। चिंता प्रसाद की कमाई को देखकर उसके रिश्तेदार ने अपने साले की बीए पास लड़की से ब्याह करवा दिया। नौकरी पक्की होते ही चिंता प्रसाद सरकारी दामाद हो गया। पत्नी रजनी को भी शहर ले आया। वो पढ़ी लिखी थी, उसे घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। वो चिंता प्रसाद से कहती, क्यों जी मेरे लिए कहीं नौकरी ढूंढ दो, मैं घर में बैठना नहीं चाहती। चिंता प्रसाद ने पूछा, घर में काम कम है क्या? हमारी तनख्वाह और सुख सुविधा कम पड़ने लगी है क्या तुम्हें? देखो रोटी रसोई के अलावा और कौन सा काम है। सुंदर प्रसाद स्कूल जाने लगा। रूबी साल भर में स्कूल जाने के लायक हो जाएगी। मेरा मन घर में नहीं लगता, मुझे कुछ करना है। बन सवर कर बहुत रिझा चुकी आपको। 2 बच्चे हो गए हैं, मन ऊबने लगा है। रोज रोज एक ही काम, तुम्हारी सेवा। आपको खुश करने के लिए शरीर के पोर पोर हिलवा डालना। मैं भी इंसान हूँ, मैंने सुहाग रात में ही बोल दिया था, मैं 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा नहीं करूँगी। बूढ़ा बूढ़ी तो चाहते हैं जानवरों के जैसे बच्चे पैदा करूं, तो वो मुझसे नहीं होगा। हाँ, आपको संतुष्ट रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी, पर मुझे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना है। चिंता प्रसाद ने कहा, करने को बहुत काम है। रजनी बोली, रोटी रसोई कपड़ा धोना झाड़ू पोछा बस यही ना, और भी तुम बहुत काम करती हो। अच्छा तुम्हारी मालिश, ये कोई काम नहीं, ये तो घरवाली का दायित्व बनता है। पति और सास ससुर की सेवा करना, पति को खुश रखना, घर परिवार का पूरा ध्यान रखना। तुम तो रोज बिना मालिश किए मुझे सोने नहीं देती। कुछ औरतें तो ऐसी हैं जो पति के सिर पर तेल रखना अपनी गुलामी का प्रतीक मानती हैं। तुम तो रोज मालिश करती हो। फुसलाओ ना मुझे, कुछ करना है, अपनी आय और बढ़ानी है। सुंदर और रूबी बिटिया को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना है। सब होगा, तुम चिंता ना करो। खाना खाओ, आराम करो, दिन भर थक जाती हो बच्चों के पीछे भाग भाग कर। रूबी स्कूल जाने लगेगी तब तुम्हारे काम के बारे में सोचेंगे। साल भर बाद रजनी जिद कर बैठी। चिंता प्रसाद हथियार डाल दिया। रजनी डाकघर की एजेंट बन गई, पैसा जमा करवाने लगी, साथ ही घर में कैंटीन भी खोल लिया था। रजनी की तरकीब काम आ गई। कुछ ही वर्षों में रुपयों की बारिश होने लगी। सुंदर प्रसाद एमकॉम की परीक्षा पास करते ही बैंक में अफसर लग गया। अब तो रजनी के हौसले को जैसे पंख लग गए। सुंदर प्रसाद की नौकरी लगते ही बहुत खरीदार आने लगे। मुंह मांगी रकम गाड़ी सब देने को तैयार थे। रजनी को पुष्पा भा गई। भाती क्यों ना, जाति रूप रंग यौवन भी था ही ऐसा सुंदर प्रसाद के आगे कहीं नहीं लगता था। पुष्पा एमए तक पढ़ी थी। पुष्पा के पिता उसके लिए दूल्हा खरीदने के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार थे। रजनी को एमए तक पढ़ी बहू के साथ मुंह मांगी कीमत भी मिल रही थी। बात पक्की हो गई। अच्छे मुहूर्त में सुंदर प्रसाद और पुष्पा का ब्याह हो गया। पुष्पा ससुराल आई। पुष्पा की सासू माँ ने उसे चाबी का गुच्छा देते हुए कहा, पुष्पा ये घर तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। माँ जी, अभी से ये भार कैसे उठा सकूँगी? मेरी इकलौती बहू हो, उठाना तो तुमको ही है। अरे जब मैं आई थी तो चिंता प्रसाद की तरफ इशारा करके बोली, इनके दर्जन भर भाई बहनों का बोझ उठाना पड़ा था मुझे। तुम्हारे सामने तो वैसा संकट तो नहीं है।
चिंता प्रसाद झेपते हुए बोले, थाम लो, इकलौती बहू हो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, बस मेरी रूबी का ध्यान रखना। रूबी मेरी ननद नहीं, छोटी बहन है, उनको तो पलकों पर बिठाकर रखूंगी। कहते हुए पुष्पा ने चाबी का गुच्छा थाम लिया। चाबी के गुच्छे ने पुष्पा को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। रजनी ने घर की जिम्मेदारी से फुर्सत ले ली। बतौर पोस्ट ऑफिस बचत एजेंट खुद को व्यस्त कर लिया। कैंटीन की जिम्मेदारी अब पुष्पा के ऊपर थी। पुष्पा भी हार नहीं मानने वाली थी। वो भी इकलौती बहू का ताज पाकर अपना सर्वस्व स्वाहा करने को तैयार थी। पुष्पा के ब्याह के साल भर बाद चिंता प्रसाद की नौकरी चली गई। रूबी ने भागकर ब्याह कर लिया। चिंता प्रसाद ने कैंटीन का कारोबार और बढ़ा लिया, पर एक भी मजदूर नहीं रखा। सब काम पुष्पा को करना होता। 100 ग्राहकों की टिफिन का खाना बनाना, बर्तन साफ करना। चिंता प्रसाद रिक्शा में भरकर दोनों समय टिफिन पहुंचाने जाता। बेचारी कोल्हू का बैल हो गई थी। सुबह 4 बजे उठती, 12 बजे सोती। इसके बाद सुंदर प्रसाद की सेवा करना। सुंदर प्रसाद हट्टा कट्टा पहलवान जैसे था। पुष्पा तो इस घर में आते ही सूखना शुरू हो गई थी। अब तो सूख कर कांटे जैसी हो चली। सुंदर प्रसाद की नज़रों में वो अब एक मजदूर जैसी हो गई थी, पर रात भर वो पुष्पा को वैश्या की तरह निचोड़ना नहीं भूलता था। सुंदर प्रसाद पुष्पा के साथ बाहर जाना अपनी तौहीन समझता था। उसने पुष्पा को कार में अपने साथ कभी नहीं बिठाया, चाहे वो अपनी माँ के साथ जा रहा हो या अकेले। पुष्पा को पिछली सीट पर बिठाता था, जैसे पुष्पा उसकी घरवाली नहीं होकर घर की नौकरानी हो। समय के चक्र ने पुष्पा को भी 2 बच्चों की माँ बना दिया, पर वो मायके का मुंह नहीं देखी। ब्याह के 15 साल बाद माँ की 13वीं में मायके जाने की इजाज़त मिली थी और 13वीं बीतते ही वापस चले आने की हिदायत भी इकलौती बहू को मिली थी। पुष्पा समर्पित भाव से घर, मंदिर और पति देव की उपासना में लगी रहती। वो खुद कभी भी इकलौती बहू की सीमा नहीं तोड़ती, जबकि उसके सास ससुर ही नहीं, पति ने उसे एक नौकरानी से अधिक कभी नहीं समझा। पुष्पा के तन से उपजे पसीने और आंखों से पसीजे आंसू पीकर चिंता प्रसाद का कैंटीन का व्यवसाय खूब फल फूल रहा था। कैंटीन के व्यवसाय में उसका नाम काफ़ी ऊपर पहुंच गया था। खैर, पहुंचता भी क्यों नहीं, सब काम पुष्पा ही जो कर रही थी। खाना भी इतना अच्छा बनाती कि अंगुलियां चाटते रह जाए। थोक में डिब्बे की मांग बढ़ने लगी। ग्राहक कई गुना बढ़ गए थे। चिंता प्रसाद को टिफिन पहुंचाने में दिक्कत महसूस होने लगी। कैंटीन के बढ़ते हुए व्यवसाय को देखकर रजनी अपना काम धीरे धीरे घटाने लगी। चिंता प्रसाद की चिंता कम करने के लिए रजनी डिब्बा भरवाने में पुष्पा की तनिक मदद करने लगी। धीरे धीरे रजनी ने पोस्ट ऑफिस बचत का काम एकदम बंद कर दिया और कैंटीन की गद्दी संभाल लिया। चिंता प्रसाद का काम पहले भी डिब्बा पहुंचाना और सामान लाना था। रजनी गद्दी के साथ सामान खरीदने में भी चिंता प्रसाद का सहयोग करने लगी, पर पुष्पा का काम बढ़ता चला गया। ससुराल में उसे कभी किसी ने इंसान नहीं समझा, बस उसे बैल की तरह दिन रात जोतते रहे। पुष्पा ससुराल और पति की कभी नपुंसी नहीं होने दी। इकलौती बहू होने के नाते वो ससुराल को मंदिर समझकर सेवा कार्य में लगी रहती थी। कैंटीन का व्यवसाय प्रगति पर था। अचानक चिंता प्रसाद का गला बंद होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले, गुटखा तंबाकू खाने से जबड़े जाम हो गए हैं, सब तरह की नशा छोड़ना पड़ेगा। मरता क्या ना करता। चिंता प्रसाद ने सब त्याग दिया, पर रत्ती भर भी फायदा ना हुआ। अचानक पता लगा कैंसर आखिरी स्टेज पर है और एक दिन कैंसर चिंता प्रसाद को लील गया। अब रजनी के सिर पर कैंटीन के व्यवसाय को संभालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आ गई। लाखों कोशिशों के बाद भी धंधा धीरे धीरे मंदा पड़ने लगा। उधर सुंदर प्रसाद की नौकरी में भूचाल की स्थिति पैदा हो गई। उसे किसी घोटाले के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। कई महीनों तक नियति घर से दफ्तर जाने वाले समय निकलता और वापस आने वाले समय आ जाता। आर्थिक स्थिति चरमराने लगी थी। एक दिन रजनी कैंटीन का सामान खरीदने के लिए बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच सुंदर प्रसाद आ गया।
संयोग से महीने का पहला सप्ताह था। सुंदर प्रसाद से बोली, बेटा तेरी मदद चाहिए। चलो माँ, कहाँ चलना है? बाजार। क्या खरीदना है? कैंटीन और घर के लिए राशन लेना है। चलो माँ, गाड़ी अभी बाहर खड़ी है, गैरेज में नहीं खड़ी किया हूँ। बेटा कुछ रुपए की मदद चाहिए थी। माँ, पैसा तो नहीं है। बेटा तनख्वाह नहीं मिली क्या? मिली थी माँ, पर कोई अकाउंट हैकर 3 महीने से पहले निकाल ले रहा है, जबकि वो सस्पेंड चल रहा था। रजनी बोली, क्या मुसीबत पर मुसीबत आ रही है? माँ चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। रजनी सुंदर प्रसाद के साथ मार्केट गई, आधी अधूरी सामान लेकर वापस आ गई, पर इतने सामान से कैंटीन चला पाना बहुत कठिन था। चिंता प्रसाद के मरते ही परिवार पर मुसीबत के पहाड़ गिरने लगे थे। पुष्पा को देखकर रजनी की हिम्मत बढ़ जाती। वो हार मानने को तैयार न थी। साल बीत गया, तब जाकर रजनी को पता चला कि बेटे की नौकरी नहीं रही। सुंदर प्रसाद ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगा, पर वो कैंटीन के काम से नहीं जुड़ना चाहता था, तो पैतृक व्यवसाय से जुड़कर अच्छा कारोबार कर सकता था। पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि वही हुआ। ट्यूशन की कमाई से सुंदर प्रसाद अपना खर्च निकाल लेता बस। सुंदर प्रसाद की पैतृक जमे जमाए व्यवसाय में अरुचि के कारण थक हार कर कैंटीन का धंधा रजनी को बंद करना पड़ा और घर का कैंटीन वाला एरिया किराए पर चढ़ा दिया। इससे घर की आर्थिक स्थिति में कोई चमत्कारिक सुधार तो नहीं हुआ, पर चूल्हा गर्म होने का इंतजाम तो हो गया था। पुष्पा को दिन ब दिन घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति बेचैन किए जा रही थी। एक दिन वो हिम्मत कर सुंदर प्रसाद से बोली, क्यों जी, हम नौकरी कर ले क्या? मेरी नौकरी चली गई तो तुम मुझे ताना दे रही हो? पुष्पा सुंदर प्रसाद का पांव पकड़कर बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप? इस घर का दुख सुख मेरा दुख सुख है। क्या मैं इस घर से अलग हूँ? मेरे लिए तो ये घर मंदिर है और घर के लोग देवता हैं। रहने दो मेरा मजाक उड़ाने को। आपका मजाक उड़ाकर मुझे नरक का भागी नहीं बनना है। मैं तो आपका साथ देना चाहती हूँ, आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। घर की तरक्की में खुद को स्वाहा करना चाहती हूँ। रहने दो स्वाहा करने को, बहुत कर लिया तुमने स्वाहा। तुमको पेट भर खाने को तो मिल रहा है ना? पुष्पा ने कहा, पेट तो कुत्ते भी भर लेते हैं। सुंदर प्रसाद बोला, कहाँ तुमको कलेक्टर की नौकरी मिल रही है? तब पुष्पा ने कहा, भले ही कलेक्टर की नौकरी नहीं मिले, स्कूल टीचर की तो मिल सकती है। कर ली तुमने नौकरी, जाओ घर के काम में मन लगाओ। ऐसे ही ऐरों गैरों को नौकरी मिलती रही तो तुम अब तक कलेक्टर बन गई होती, मैं तो कमिश्नर होता। कलेक्टर कमिश्नर एक घर में रहते, 2 लाल बत्ती की कारें घर के सामने खड़ी होती। चल हट, तुम्हारी जगह चूल्हे चौके में है, तुम वहीं तक ठीक हो। पुष्पा ने हिम्मत दिखाई, आज उसने पत्नी धर्म को तोड़ दिया। वो तमतमाते हुए बोली, घर की नौकरानी मुझे आपने ही बनाया, मुझे भी मौका मिला होता तो मैं भी कुछ बनकर दिखा सकती थी। दुर्भाग्यवश माँ बाप ने ब्याह के उतावलेपन में मेरे भविष्य का कत्ल करवा दिया आपके हाथों, मिस्टर सुंदर प्रसाद। दुनिया के सामने तो नौकरानी की तरह रखे बंद कमरे में मेरे शरीर से वैसे ही खेलते रहे जैसे श्वान हड्डी से खेलता है। ये दोनों बच्चे मैं अकेली नहीं पैदा की हूँ, देखना मैं नौकरी करके दिखाऊंगी। घर में शोर सुनकर रजनी आ धमकी। घर की नौकरानी यानी इकलौती बहू को खूब खरी खोटी सुनाई, पर पुष्पा के जबान पर लटका ताला आज अनायास ही टूट गया था। वो अपनी बात बेधड़क रखे जा रही थी। उसकी हिम्मत को देखकर सुंदर प्रसाद के होश उड़ चुके थे। पुष्पा बोली, सॉरी माई डियर हस्बैंड, आई मैनेज माई ऑन प्रॉब्लम एंड गिव बेटर फ्यूचर टू माई किड्स। कहते हुए वो सासू माँ से आंखों में आंसू लिए अपने मन की बात कह सुनाई। रजनी ने कहा, तुमको नौकरी करनी है? हाँ माँ जी, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। मैनेजर साहब तो फेल हो गए, इनकी सारी मैनेजरियल स्किल मुझे नौकरानी बनाए रखने में निकलती रही और खुद ही फेल हो गए। 2 साल से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।
ऐसे कैसे काम चलेगा? बच्चों के स्कूल की फीस जमा करनी है, बाबूजी की दी छत है, वरना क्या हाल होता ऐसे पति के साथ। रजनी ने कहा, पुष्पा, तुम इस घर की इकलौती बहू हो, अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ। तुमको भी अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। सुंदर प्रसाद के पिता भी इस दुनिया में ना रहे और ना ही तेरे माँ बाप। मैं अपनी आंखों के सामने तुम लोगों को संपन्न देखना चाहती हूँ। बहू, तुम्हें भी अपना भाग्य आजमाने का मौका है। मेरी आंखों के सामने तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती तो मैं भी चैन से मर सकती। रजनी की ऐसी बात सुनकर पुष्पा रजनी का पांव पकड़कर बोली, माँ जी, बनने की बातें ना करो। पुष्पा के सिर पर हाथ रखते हुए रजनी बोली, बहू, तुम्हारी काबिलियत को हम लोगों ने कोई अहमियत नहीं दी। तुम कैंटीन की एक बेजुबान अवैतनिक कर्मचारी बनी रही। तुमने कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। आज तुमने मांगा भी है तो घर परिवार के लिए। तुम अपनी किस्मत आजमा सकती हो। बहू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हो सकता है तुम्हारे प्रयास से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए। काश तुम्हारी काबिलियत को पहले समझ लिया गया होता। इस परिवार के सुंदर प्रसाद और रूबी को काबिल समझते रहे। दोनों ने अपनी काबिलियत दिखा दी। पुष्पा, जब से तुम इस घर में आई हो अग्नि परीक्षा ही दे रही हो। अब तुम खुद अग्नि परीक्षा देने जा रही हो। भगवान तुम्हें सफलता दे। माँ जी, मैंने बहुत लगन से पढ़ाई पूरी की है। माँ बाप, दादा दादी ही नहीं, पूरे कुटुंब की लाडली थी, पर नसीब ने धोखा दे दिया और मैनेजर साहब और प्रसाद परिवार की नौकरानी हो गई। दुर्भाग्यवश इसके लिए मेरे बाप ने अपनी एकलौती बेटी के लिए अपने जीवन भर की कमाई कुर्बान कर दी और खुद कंगाल हो गए। पुष्पा सुंदर प्रसाद की ओर मुखातिब होते हुए बोली, वाह रे मैनेजर साहब, क्या सिला दिया आपने। धर्मपत्नी को रात में वैश्या और दिन में नौकरानी बनाकर रख दिया। आपने जो भी दुर्व्यवहार मेरे साथ किया, मैंने उसे भी स्वीकारा। आपकी उन्नति के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती हूँ। तब रजनी ने कहा, बहू, अभी बहुत देर नहीं हुई है। अगर तुम में हुनर है तो दिखा सकती हो। प्रसाद परिवार के भले के लिए इकलौती बहू होने के नाते। हाँ माँ जी, जरूर दिखाऊंगी। प्रसाद परिवार ही मेरा अस्तित्व है। उसके हित में पहले दर्द सहा, अब हुनर का उपयोग भी, क्योंकि प्रसाद परिवार के हुनर को जमाने ने देख लिया है। बहू, बात करने का नहीं, कर दिखाने का वक्त है। प्रसाद परिवार जर्जर कश्ती को अब तुम्हारा ही भरोसा है। हाँ माँ जी, कहते हुए आंसू पोंछते हुए वो सीधे अंदर गई। अपने साथ मायके से लाई संदूक उठाकर आंगन में पटक दी। रजनी ने पूछा, बहू, संदूक क्यों तोड़ रही हो? तोड़ नहीं रही हूँ माँ जी, इसी संदूक में मेरे सपने सजाने का साजो सामान पड़ा है। क्या? हाँ माँ जी। जंग खाई फाइल हवा में लहराते हुए पुष्पा बोली, मिल गया वो साजो सामान। बहू, इतना बावली क्यों हो रही हो? मुझे हुनर दिखाने का मौका जो दिया है प्रसाद परिवार की मुखियाइन ने। कुछ ही पलों में पुष्पा की जीवन शैली एकदम बदल गई। वो दूसरे दिन जल्दी उठी, घर का झाड़ू पोछा कर खुद स्नान की, पूजा घर में स्थापित देवी देवताओं के साथ अपने स्वर्गीय ससुर चिंता प्रसाद की प्रज्ञाशील और करुणा के प्रतीक बुद्ध भगवान की तस्वीर रखकर मौन लंबी पूजा अर्चना किया। पूजा अर्चना के बाद पति सुंदर प्रसाद और सासू माँ का चरण स्पर्श कर वो घर से अकेले ही निकल पड़ी। पुष्पा हर रोज सुबह घर से ऐसे ही निकलती और शाम ढलते वापस आ जाती थी। बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ घर का काम कर पुष्पा उखड़ती सांस को सहारा देती, पति सुंदर प्रसाद को ढाढ़स बंधाती। आखिर पुष्पा को एक कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक की नौकरी मिल गई। धीरे धीरे पुष्पा के प्रयास से प्रसाद परिवार में सुख शांति और वैभव स्थापित हो गया। पति सुंदर प्रसाद और रजनी के लिए वही पुष्पा, जिसकी कद्र नौकरानी जैसी भी नहीं थी, आत्मसम्मान बन गई। रजनी स्वाभिमान से कहती फिरती, पुष्पा प्रसाद परिवार की इकलौती बहू जर्जर कश्ती को स्वर्णिम बना दिया। बहू भले ही इकलौती हो, पर पुष्पा वही पुष्पा जो फूटी आंख भी नहीं भाती थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।